हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जानें। मेरे पास वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षण कराता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है, जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ एंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको अपने पीटी और मेंस को प्रिपरेशन का जज करने का अवसर मिलता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अकेडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप 44,550 में प्राप्त कर लेंगे। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद यह 64,800 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 74,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का आपको 67,050 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,15,750 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद आपको 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1,04,175 में प्राप्त हो जाएगा। और अनअकैडमी के द्वारा जो नेक्स्ट कॉम्बाट की शुरुआत की जा रही है तो इसमें आप देखेंगे कि 8 फरवरी को अनअकैडमी के द्वारा कई सारे बैचेज की शुरुआत की जा रही है जो यूपीएससी प्रीलिम्स पर फोकस केंद्रित बैच है। जो 8 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है वो 2022 के लिए 1 वर्षों के लिए प्रीलिम्स और मेंस फोकस केंद्रित बैच है। 2 वर्षों के लिए भी 8 फरवरी को स्टार्ट किया जा रहा है जो 2023 के लिए होगा। एनसीईआरटी आधारित बैचेज भी 8 फरवरी से शुरू किया जा रहा है, तो आप इसमें से किसी भी बैचेज का सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर अपने घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने समय के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही अनअकैडमी के द्वारा जो नेक्स्ट कॉम्बाट का आयोजन किया जा रहा है वो 7 फरवरी को है और ये 11 एएम में आयोजित होगा। तो आप इसमें इनरोल करें और अनअकैडमी के कॉम्बाट में यूपीएससी कोड मेरा यूज़ करें जो यूपीएससी का कोड है और आप उसके बाद जो है सो उसमें पार्टिसिपेट करके जो है तो आप बहुत सारे प्राइजेज जीत सकते हैं और फिर आप अपने प्रिपरेशन को इंडिया लेवल पर जज कर सकते हैं। और आपके इकोनॉमिक सहूलियत को देखते हुए अनअकैडमी के द्वारा कम्बो पैक की शुरुआत की गई है। इसमें यदि आप प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर का और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आपको 12 मंथ का लें और 24 मंथ का लेते हैं तो 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी का प्रयोग करें तो आपको जो 12 मंथ का प्लस कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 88,705 और फिर 24 मंथ का 1,31,510 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप जीएस का भी प्लस कोर्स का और ऑप्शनल पेपर का भी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का यह है 70,103
24 मंथ का जो है 99,680 में, और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त कर जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से सबका 18वीं शताब्दी के भारत वाला जो सीरीज चल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है 18वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जो इतिहास की विशेषता थी, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि 18वीं शताब्दी में क्या है कि आपने 18वीं शताब्दी के जो उत्तरवर्ती मुगल थे, इस उत्तरवर्ती मुगलों को भी आपने पढ़ लिया। अभी 2 लेक्चर में उत्तरवर्ती मुगल को पढ़ चुके हैं। जो 18वीं शताब्दी के जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे, चाहे छोटे या बड़े हों, आप 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य को भी पढ़ सके हैं। और फिर जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन होता है, तो आप यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन को भी पढ़ चुके हैं। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन के क्रम में आपने देखा था कि जब यूरोपीय भारत आए थे, तो किस तरीके से वो सभ्यता के आधुनिक दहलीज पर आ चुके थे, इसका मैंने जिक्र किया था कि वो कौन कौन से फैक्टर थे जिसने यूरोपियों में जो साहसिक प्रवृत्ति को जन्म दिया तो वो इस तरीके से कार्य करें, और उसको जान चुके हैं। और जब भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की विशेषता के 18वीं शताब्दी को जान लेंगे, तो दोनों कल्चर के बीच क्या डिफरेंसेस था, ये करके आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि क्यों ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल हुई, और क्यों भारतीय नरेश, भारतीय शासक इसमें पिछड़ते गए। ये ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप चलिए कि इस टॉपिक में हम लोग क्या-क्या जान पाएँगे, उसका एक लिस्ट है। 18वीं शताब्दी के जो सामाजिक आर्थिक जीवन है भारत का, उसमें आप जान पाएँगे कि जो राजनीतिक जीवन की विशेषता है वो, जो सामाजिक जीवन की विशेषता थी वो, जो आर्थिक जीवन की विशेषता वो, जो सांस्कृतिक जीवन की विशेषता, और सबसे महत्वपूर्ण 18वीं शताब्दी के संबंध में जो विभिन्न विचार और आयाम है, उस विभिन्न विचार और आयाम को आप डायमेंशन करके समझ पाएँगे। तो सबसे पहले कुछ जो प्रश्न मुख्य परीक्षा में इस सेक्शन से आ सकते हैं, क्योंकि जो 18वीं शताब्दी का सामाजिक भारत है, सामाजिक आर्थिक भारत, ये किन-किन चीज़ों को आपको समझने में मददगार होगा, सबसे पहले आप उन चीज़ों को जान लीजिए। सबसे पहले आपको यह समझने में मददगार करेगा कि जो यूरोपीय आए, तो यूरोपियों के विजय के वजह को आप इन चीज़ों से निकाल पाएँगे कि यूरोपियों की विजय किस प्रकार होती है। आप भारत के समाज, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन में क्या चीज़ें थी, वो आप देखेंगे कि यूरोपियों की विजय किस प्रकार संभव हुई, उसका आप पड़ताल इस क्षेत्र से कर पाएँगे, एक। दूसरा आप इसमें जान पाएँगे कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमारे यहाँ एक तरीके से जो पुनर्जागरण आंदोलन होता है, जिसको धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन कहते हैं, तो उस पुनर्जागरण आंदोलन की आवश्यकता क्यों थी, आप उसको जान पाएँगे इस टॉपिक को जानने के बाद। और तीसरा, इस टॉपिक से जानने के बाद आप यह भी जान पाएँगे कि 18वीं शताब्दी के भारत का जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की विशेषता है, तो आप यूरोपीय समाज संस्कृति से इसकी तुलना कर पाएँगे। यूरोपीय समाज एवं संस्कृति से आप इसकी तुलना कर पाएँगे, संस्कृति से तुलना कर पाएँगे। तो इन सारे चीज़ों को जानने में आपको ये टॉपिक मददगार होगा। और इस टॉपिक पर हमने कुछ वाद-विवाद से संबंधित जो प्रश्न हैं मुख्य परीक्षा में आते हैं, वो भी मैं लेकर आया हूँ। तो पहले आप इस प्रश्न को जान लीजिए, फिर हम आपको टॉपिक में लेकर चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हम 18वीं शताब्दी के भारत को अंधकार युग के रूप में वर्णित करने में कहाँ तक सक्षम है, तर्क प्रस्तुत। तो एक ये प्रश्न 18वीं शताब्दी में वाद-विवाद का इतिहास लेखन का दृष्टिकोण इसमें इनपुट होता है। तो जब हम पूरे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बता देंगे, तो हम भी आपको बताएँगे और आप खुद इस पर निर्णय करने में सक्षम हो जाएँगे कि क्या वास्तव में 18वीं शताब्दी का जो भारत था, वो डार्क एज के जैसा था या नहीं था, तो क्या था, ये आप भी निर्णय कर पाएँगे। एक ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसके संदर्भ में एक और है कि आधुनिक भारत की शुरुआत को लेकर इतिहासकारों के बीच विवाद है। आपके अनुसार आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 अर्थात औरंगजेब की मृत्यु से माना जाए, या फिर 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से माना जाए। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत। ये भी विवाद का है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो यहाँ से मध्यकाल का अंत और आधुनिक भारत की शुरुआत माना जाए, या फिर 1757 में जब प्लासी की युद्ध होती है, उसमें बंगाल के नवाब की पराजय होती है, तो क्या वहाँ से मध्यकाल का अंत और आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाए? ये भी आप इस पूरे टॉपिक का विश्लेषण करने के बाद जान पाएँगे।
इसी तरीके से एक और प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाएगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में पूंजीवाद का विकास अंग्रेजों के आगमन से संभव हुआ? विश्लेषण करें कि भारत में जो कैपिटलिज्म आया, आज का जो कैपिटलिज्म है भारत में, तो क्या ब्रिटिश सरकार नहीं आता तो भारत में पूंजीवाद का विकास होता या नहीं? ये प्रश्न आपको गहन विश्लेषण की जरूरत है। तो इस तरह के और कई प्रश्न बन सकते हैं 18वीं-19वीं शताब्दी के भारत में। तो इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए और लिखने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले इस समय के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन के बारे में जान लेना होगा, तब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको 18वीं शताब्दी के जो राजनीतिक जीवन की विशेषता है, उस पर हम आपको लिए चलते हैं। तो सभी लोग एक हेडिंग बना लेंगे, 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन की विशेषता। 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन की विशेषता। राजनीतिक जीवन की विशेषता। 18वीं शताब्दी के जो राजनीतिक जीवन की विशेषता है, इसको हम 3 सेक्शन में बांटकर समझ सकते हैं सैद्धांतिक तौर पर। एक तो जो भारतीय राजनीतिक जीवन की विशेषता थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे, भारतीय जो जीवन की विशेषता थी राजनीतिक जीवन की, वो क्या थी। दूसरा हम इसको देखेंगे कि इस समय तक 18वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय जो कंपनी थी भारतीय राजनीतिक मामलों में काफी दिलचस्पी लेने लगे थे, तो यूरोपियों के नज़र से देखेंगे। और फिर तीसरा, उत्तर पश्चिम सीमांत का जो क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र के स्थिति से देखेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक जीवन में यह हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जो भारत के राजनीतिक जीवन की विशेषता थी, 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन की विशेषता, पहली विशेषता थी कि 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन में मुगल सत्ता का उत्तरोत्तर पतन हो रहा था। मुगल सत्ता का उत्तरोत्तर पतन हो रहा था, क्योंकि केंद्रीय सत्ता के रूप में मुगल शासक ही थे। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल सत्ता का उत्तरोत्तर क्या होते जा रहा था? पतन होते जा रहा था। ना केवल उत्तरोत्तर पतन होते जा रहा था, बल्कि एक जो अखिल भारतीय केंद्रीय कृत सत्ता कहेंगे, अखिल भारतीय केंद्रीकृत सत्ता का अभाव था। केंद्रीकृत सत्ता का अभाव भारतीय राजनीतिक जीवन की दूसरी विशेषता थी। मुगल सत्ता पतन होते जा रहा था और उसके स्थान पर कोई अखिल भारतीय केंद्रीकृत सत्ता भी नहीं आ रही थी। हालांकि मराठे इस संदर्भ में हो सकते थे, लेकिन मराठे भी उसी पतोन्मुख सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के शिकार थे जिसका मुगल थे। तो केंद्रीय सत्ता का अभाव था दूसरा। तीसरा, इस राजनीतिक जीवन की विशेषता थी कि चाहे वो मुगल दरबार हो या अन्य हो, दरबारी गुटबंदी जो था वो चरम पर था। दरबारी गुटबंदी जो था वो चरम पर था। दरबारी गुटबंदी चरम पर था। और दरबारी गुटबंदी जो चरम पर था, तो आप इसमें देखेंगे कि मुगल साम्राज्य जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों के समय में भी काफी सारे दरबारी गुटबंदी हुआ करते थे। और इसमें आपने देखा है कि एक हिंदुस्तानी मुसलमानों का दल होता था जिसमें कि सैयद बंधु होते थे। हिंदुस्तानी दल था उत्तरवर्ती मुगलों के समय में। दूसरा, इसमें तुरानी दल हुआ करता था। तीसरा, इसमें ईरानी दल हुआ करता था। और चौथा, इसमें अफगानी दल हुआ करता था। तो अधिकांश राज्यों की ये विशेषता थी कि वहां पर क्या था कि दरबारी गुटबंदी हुआ करते थे। आप मुगल शासक को देख लिए हैं। मुगल शासक के बाद यदि आप सिख साम्राज्य को देख लेंगे जो रंजीत सिंह के नेतृत्व में उत्पन्न हुआ था, तो सिख राज्य में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी राजनीतिक जीवन में दरबारी गुटबंदी हावी थी। इसमें यहाँ पर एक दल था जिसको हम लोग सिंध वालिया दल कहते हैं। यहाँ पर एक सिंधवालिया दल था। सिंधवालिया दल के बाद यहाँ पर एक डोगरा दल था। डोगरा दल और सिंधवालिया दल और डोगरा दल दोनों अपने प्रभुत्व वाले रंजीत सिंह के बाद शासक बनाने का प्रयास करते हैं। और इसी तरीके से मुगल शासक की भी विशेषता थी। हिंदुस्तानी दल, तुरानी दल, ईरानी दल, अफगानी दल, ये थे। तो दरबारी गुटबंदी जो था वो चरम पर था। तीसरा, चौथा, राजनीतिक जीवन की क्या विशेषता थी कि अधिकांश जगह पर आप देखेंगे तो उत्तराधिकार का संघर्ष प्रायः सामने उभर कर आता था। राजनीतिक जीवन में उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, उत्तराधिकार का संघर्ष आम बात हो चुकी थी। उत्तराधिकार का संघर्ष आम बात हो चुकी थी। और जब हम लोग उत्तराधिकार के संघर्ष की आम बात हो चुकी थी, तो यह हर एक जगह आपको दिखाई देगा।
आप उत्तरवर्ती मुगलों के अधीन देख ही चुके हैं कि उत्तरवर्ती मुगलों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच, और कई बार होता है। मुगलों के साथ साथ आप बंगाल के नवाब में भी देखेंगे कि उत्तराधिकार को लेकर काफी संघर्ष होता है। और प्लासी का जो बैटल होता है तो उसमें आप देखते हैं कि बंगाल के नवाब के विरोधी जो होते हैं, जिसमें घसीटी बेगम होती है सिराज की, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग होता है, इन सब विरोधियों को अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। बंगाल में मराठा के अधीन भी जो है आप देखेंगे, यदि आप मराठा पर जो मैंने पेशवा का क्लास लिया है, तो पेशवा वाले क्लास में भी आपने देखा होगा कि मराठों के अधीन उत्तराधिकार को लेकर कई बार संघर्ष होता है, और उसी उत्तराधिकार के संघर्ष में अंग्रेजों को उसमें हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है। मराठों के साथ साथ आप देखेंगे हैदराबाद में आप चले जाएंगे तो हैदराबाद राज्य निजाम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करता है, और इसी तरीके से सिख राज्य जो है रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करता है। तो उत्तराधिकार का जो संघर्ष है वो आम बात हो चुकी थी उत्तरवर्ती, चाहे वो मुगल शासक हो या जितने भी क्षेत्रीय राज्य हो, सभी में उत्तराधिकार का संघर्ष आपको लगभग दिखाई देता है। चौथा, पांचवा, इस क्षेत्रीय उत्तराधिकार के संघर्ष के साथ आम बातें क्या हो चुकी थी कि इसमें क्या था कि इस समय क्या था, उत्तराधिकार के संघर्ष में सामंत या अमीर वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। सामंत या अमीर वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। जो उत्तराधिकार का संघर्ष कोई नवीन बात नहीं थी, ये ग्रेट मुगलों के समय में भी होता था, लेकिन उस समय जो प्रमुख शहजादे होते थे उत्तराधिकार के लिए लड़ते थे, और प्रमुख सामंत या अमीर वर्ग जो होते थे वो शहजादे की सहायता करते थे अपने अपने लाभ के हिसाब से। लेकिन इस समय क्या हुआ, ठीक इसकी स्थिति बदल गई कि इस समय मुख्य रूप से शासक बनाने की भूमिका में आ गए जो अमीर और सामंत थे, और शासक उसके हाथ की कठपुतली होते थे। जैसे कि सैयद बंधु को राजा बनाने वाला कहा जाता था, सिख दरबार में डोगरा दल और संधवालिया दल शासक बनाते थे। तो इस समय ये नेचर आ जाता है कि सामंत वर्ग और अमीर वर्ग की भूमिका जो होती है वो राजनीतिक जीवन में काफी बढ़ जाती है। पांचवी विशेषता, छठी विशेषता इस राजनीतिक जीवन की क्या थी, तो छठी विशेषता इस राजनीतिक जीवन की थी कि सभी भारतीय शासकों को यदि आप देख लें, कुछ एक आध अपवाद मिल जाएगा, लेकिन ऑल ओवर जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो सभी भारतीय शासक क्या थे, सभी भारतीय शासक चाहे वो राजा हो जिस तरीके, सभी भारतीय शासक आपस में संघर्षरत थे, आपस में संघर्षरत थे। साम्राज्य विस्तार विस्तार के लिए क्या थे कि आपस में ये लोग संघर्षरत थे, चाहे वो मुगल हों तो वो भी अपना साम्राज्य, चाहे वो सिख हों वो भी अपने राज्य विस्तार के लिए, चाहे जितने भी छोटे छोटे राज्य हों सभी अपने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में संघर्षरत थे। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो संघर्ष थे। साथ ही सातवां पॉइंट क्या था कि राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। राजनीतिक जीवन में क्या था कि राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, चाहे वो मुगल दरबार हो या अन्य प्रांतीय राज्य हो, वहां पर भ्रष्टाचार चरम के ऊपर था। और जो आठवां, जो प्रशासक का अमीर वर्ग था या जो सामंत वर्ग था, अमीर वर्ग और सामंत वर्ग में भोग विलास की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई थी। अमीर वर्ग या सामंत वर्ग में भोग विलास की जो प्रवृत्ति है वो काफी बढ़ चुकी थी, भोग विलास की जो प्रवृत्ति है वो काफी बढ़ चुकी थी, ये ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि ये 8 पॉइंट जो है, पहले तो इस दृष्टिकोण से आप याद रखेंगे कि उत्तरोत्तर मुगल सत्ता का पतन हो रहा है, केंद्रीकृत सत्ता का अभाव है, दुर्बारी गुटबंदी चरम पर है, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। उत्तराधिकार का संघर्ष आम बात हो चुका था, उसका भी एग्जाम्पल दिया है। उस उत्तराधिकार के संघर्ष में एक नवीन बात क्या जुड़ गई थी, वो 5वां पॉइंट बताया आपको। फिर छठे पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि सभी शासक संघर्षरत, राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार चरम पर, और अमीर और सामंत वर्ग जो था भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा था, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और नौवां, इसी राजनीतिक जीवन के साथ यदि हम ले लें तो सैन्य व्यवस्था जो थी वो कमजोर होते जा रही थी, सैन्य व्यवस्था कमजोर। हालांकि मैं ये भी यहाँ पर बता देता हूँ कि कई प्रांतीय राज्यों के द्वारा मजबूत सैन्य व्यवस्था स्थापित की गई थी, कई प्रांतीय राज्यों के द्वारा, कई प्रांतीय राज्यों के द्वारा, कई प्रांतीय राज्यों के द्वारा मजबूत सैन्य व्यवस्था स्थापित किया गया था, मजबूत सैन्य प्रणाली स्थापित की गई थी। और जो मजबूत सैन्य प्रणाली स्थापित की गई थी, कई ने तो यूरोपीय पद्धति के आधार पर सेना के गठन करने का प्रयास किया था,
जिसमें सिख राज्य हो जाएगा, मैसूर राज्य हो जाएगा। इन लोगों ने यूरोपीय पद्धति के आधार पर भी सेना गठित करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी जो फ्रेंच सेनाएं थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं थी, उस स्तर तक भारतीय शासक अपनी सेना को पहुंचा नहीं पाए थे। तो ये इनकी सैन्य व्यवस्था की कमजोरियां थी। आज भी वो उस दुनिया के सैन्य व्यवस्था से परिचित नहीं थे जिन्होंने इनकी जड़ें तोड़नी शुरू कर दी थी। आज भी ये चतुरंगिनी सेना पर बल देते थे और वही भारी भरकम सेना लेकर ये चलते थे। तो ये इनके राजनीतिक जीवन की कमजोरियां थी भारतीयों की। अब राजनीतिक जीवन की जो यूरोपीय वाला जो सेक्शन है, तो इस समय तक आप देखेंगे कि जितने भी 18वीं शताब्दी में आ जाएंगे, तो 18वीं शताब्दी का अर्थ हो गया कि 1700 से लेके जो 1800 तक के बीच का समय है, इसके बीच की हम लोग बात करते हैं। तो इस समय तक आप देखेंगे तो लगभग मूल रूप से आप देखेंगे तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने विस्तार के चरम पर थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़े पैमाने पर साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा था 18वीं शताब्दी में। और इस 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस समय तक क्या किया गया था? तो पुर्तगाली सत्ता का लगभग दमन कर दिया गया था, पुर्तगाली को सीमित कर दिया गया था, ये आपने देख लिया होगा। दूसरा, पुर्तगाली के साथ साथ 1759 में डच को भी बेदरा के युद्ध में सीमित कर दिया जाता है, पराजित करके बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी प्रकार 1760 में पांडिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करके फ्रांसीसियों को भी बाहर अंग्रेज निकाल देते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय रंगमंच पर प्रमुख शक्ति के रूप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। और इस समय तक आप देखेंगे जो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, यानी कि 1750 के बाद, तो 1750 के बाद आप देखेंगे डच समाप्त है, फ्रांसीसी समाप्त है। बंगाल में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। बंगाल में दो प्रमुख युद्धों के बाद, 1757 में प्लासी की बैटल के बाद और 1764 में बक्सर की विजय के बाद जो है इन्होंने अपने को प्रमुख रूप से स्थापित कर लिया था। और न केवल बंगाल इनके प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत आ चुका था, बल्कि दिल्ली भी अब इनके बहुत नजदीक आ चुका था, ये ध्यान में रखेंगे। और जब हम पूरे 18वीं शताब्दी की बात कर लेंगे तो इसमें जब हम लोग 1799 तक चले जाएंगे, इस समय तक आप देखेंगे कि मैसूर को भी अंग्रेज लगभग पराजित कर चुके थे, मैसूर के शासक को, क्योंकि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, मैसूर को जीत चुके थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इस समय तक समाप्त हो चुका था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में लगभग दोनों बराबर की स्थिति में रहे थे, ना तो मराठों को निर्णायक पराजय दी जा चुकी थी और ना ही मराठी ने अंग्रेजों को निर्णायक पराजय, लगभग बराबर की स्थिति में रहे थे। हाँ, लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा वार में कई बार अंग्रेजों को शर्मनाक पराजय मराठों ने अवश्य पहुंचाई थी। तो इस तरीके से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के वर्षों में अंग्रेज जो हैं पूरी तरीके से भारतीय राजनीतिक मंच पर छा चुके हैं, क्योंकि 1761 में अहमद शाह अब्दाली से मराठे भी हार चुके हैं। और वे मराठे जो कभी मुगलों का उत्तराधिकार होने का स्वप्न देख रहे थे कि जर्जर मुगल साम्राज्य के मुखौटे को तोड़ करके मराठों में इतनी क्षमता थी कि वो भारत को एक छत्र साम्राज्य में बांध देते, लेकिन वो भी उसी सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसका कभी मुगल कर रहे थे। तो इसलिए इनके भी आर्थिक जीवन की कोई स्थिरता नहीं थी, लूटपाट पर इनकी जो आय थी, जो सेना व्यवस्था थी, वो चलती थी। और अनावश्यक राजनीति में उलझने के कारण, गंगा के मैदानों में, मुगल दरबार में, पश्चिमी पंजाब के अनावश्यक राजनीति में उलझने के कारण अहमद शाह अब्दाली से टकराव, 1761 में पानीपत का युद्ध, पराजय और मराठों का पराभव यहीं से पराभव होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के ये देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय राजनीति की तरफ से, यूरोपीय दृष्टिकोण से अंग्रेजों के सामने अब कोई शक्ति नहीं रह चुकी थी। प्रमुख भारतीय शक्ति को पराजित कर चुके थे, प्रमुख यूरोपीय शक्ति को पराजित कर चुके थे। अब केवल दो ही प्रमुख भारतीय शक्ति बचे थे जिनको इन्होंने पराजित करना था, एक रंजीत सिंह को, सिख राज्य को, और दूसरा इनको मराठों से निर्णायक संघर्ष होना था, क्योंकि 1799 तक मैसूर को पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा चुका था। ये ध्यान रखेंगे। और तीसरा जो 18वीं शताब्दी के राजनीतिक जीवन की विशेषता हो जाएगी वो है उत्तर पश्चिम भारत से क्या है, उत्तर पश्चिम भारत की दशा। 18वीं शताब्दी के भारत के जो उत्तर पश्चिम भारत की दशा है, तो इस समय क्या होता है, उत्तर पश्चिम भारत
और इस उत्तर पश्चिम भारत से क्या होता है कि इस 18वीं शताब्दी के भारत में विदेशी आक्रमण होता है। और विदेशी आक्रमण जो होता है तो दो आक्रमण विदेशी आक्रमण होता है, पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट के स्तर पर जो दो विदेशी आक्रमण होता है उसमें एक 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। और नादिर शाह का जो आक्रमण होता है इसमें आपने देखा है कि करनाल का युद्ध होता है, और इस करनाल के युद्ध में मुगल साम्राज्य को पराजित करता है मोहम्मद शाह रंगीला को। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या होता है कि लगभग 1748 से लेके 1761 तक जो है अहमद शाह अब्दाली का अहमद अहमद शाह अब्दाली का क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। और कई सारा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है उत्तर पश्चिम भारत से, ये ध्यान में रखेंगे। और इसी क्रम में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस पर कई बार यह स्टेटमेंट पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध ने यह नहीं क्लियर किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि इससे यह क्लियर हो गया कि भारत पर का शासन कौन नहीं करेगा। नहीं करने वालों में दो तो क्लियर हो चुके थे कि मुगल तो अब भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मुखौटा धीरे धीरे जर्जर हो चुका था। और चूंकि मराठे भी 1761 में पानीपत में हार चुके थे, तो इन दोनों का तो अब कोई महत्व ही नहीं रह गया था कि भारत में फिर से एक साम्राज्य स्थापित करे। तो इस पानीपत के युद्ध का लड़ा तो अहमद शाह अब्दाली, लेकिन इसका सर्वाधिक लाभ किसको मिला, तो अंग्रेज को मिला। क्योंकि अंग्रेजों के लिए अब एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने का जो उनका स्वप्न था वो धीरे धीरे साकार होने की स्थिति में वो पहुंच रहे थे, क्योंकि अब बहुत बड़ी भारतीय शक्तियां उनको चुनौती देने वाली नहीं थी। और भारतीय इतिहास की यह विशेषता रही है कि भारतीय इतिहास की यह विशेषता रही है कि जब भी भारत में उत्तर भारत यानी गंगा के मैदान में उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति हुई है, जब भी उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति हुई है, विकेंद्रीकरण कहने का अर्थ है कि केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा है। जब भी उत्तर भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा है, तो केंद्रीय सत्ता के अभाव के चलते जो है उत्तर पश्चिम भारत से निरंतर आक्रमण हुए हैं, जब भी केंद्रीय सत्ता का अभाव। और इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में क्या होता है कि केंद्रीय सत्ता का अभाव रहता है, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। तो मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत से कई आक्रमण होते हैं, हिंद यूनानी का आक्रमण होता है, शक का आक्रमण होता है, कुषाण का आक्रमण होता है, पहलव का आक्रमण होता है। गुप्तोत्तर काल में भी आप देखेंगे तो गुप्तोत्तर काल में भी कई सारे आक्रमण होते हैं। गुप्तोत्तर काल में गुप्त काल के अंत में आप देखेंगे कि गुप्त काल के अंत में सबसे पहले हून का आक्रमण होता है, फिर इसी समय से अरब का आक्रमण गुप्तोत्तर काल में होता है। फिर इस समय से आप देखेंगे तो जो तुर्की आक्रमण होना शुरू होता है, तुर्की आक्रमण के रूप में गजनबी और गोरी का आक्रमण होता है। दिल्ली सल्तनत का जब अवसान होने लगता है, तो दिल्ली सल्तनत के अवसान के समय में भी आप देखते हैं कि तैमूर का आक्रमण होता है। और जब आधुनिक काल में देखते हैं कि जब मुगलों की सत्ता कमजोर होने लगती है, उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण का दौर होता है, तो फिर एक के बाद एक आक्रमण उत्तर पश्चिम भारत से होने लगते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत से विदेशी आक्रमण हुए, नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का, ये राजनीतिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता हो जाएगी। लेकिन इसका जो राजनीतिक तौर पर प्रभाव हुआ वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस आक्रमण का क्या हुआ कि सबसे पहला प्रभाव तो यही हुआ, चाहे वो नादिर शाह का जो आक्रमण हो, तो मुगल शासक की जो कमजोरी थी वह खुलकर सामने आ गई। मुगल शासक की कमजोरी खुलकर सामने आ गई, कमजोरी खुलकर सामने आ गई, क्योंकि करनाल के युद्ध में पराजित हुए थे तो खुलकर सामने आ गई। और दरबारी गुटबंदी आपने देखा है कि सआदत खां जो बुरहानुल मुल्क था वो कैसे नादिर शाह को प्रेरित करता है। जो मुगल सैन्य व्यवस्था थी, तो इस सैन्य व्यवस्था की जो कमजोरियां थी वह भी सामने आ गई। नादिर शाह की सेना को नहीं रोक पाया वो मुगल सैनिक जो कभी कंधार तक आक्रमण किया था शाहजहां के काल में, कभी बदखसा और बल्ख को जीत चुका था, आज वही मुगल सैनिक है जो नादिर शाह दिल्ली तक चलाता था। तो सैन्य व्यवस्था की जो कमजोरियां थी वो और स्पष्ट हो चुकी थी। तीसरा इसका क्या प्रभाव हुआ कि मुगल सत्ता के कमजोर होने से उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में जो रेहला थे, रेहला और जो बंगस पठान थे, तो रेहला और बंगस पठानों का महत्व जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था। इसलिए आपने देखा है ना कि
गुलाम कादिर रेहला का भी मुगल शासक के ऊपर काफी प्रभाव था, बंगस पठानों का भी काफी प्रभाव था, और अहमद शाह अब्दाली और जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उस अराजक राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई। एक प्रकार से अराजक अराजक राजनीतिक वातावरण बना, और इस अराजक राजनीतिक वातावरण में कई ने छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसी राजनीतिक शून्य की स्थिति में सिख राज्य का उदय होता है रणजीत सिंह के द्वारा। मिसल नाम की संस्था का उदय होता है, और वो मिसल जो होता था, समान लोगों का समूह होता था, गुट होता था। न केवल सिख बल्कि जाट राज्य ने भी इसी परिस्थिति का लाभ उठा के चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में आगरा, मथुरा, भरतपुर सब के आसपास जाट राज्य की स्थापना की गई। और जाहिर सी बात है कि यदि आप इसमें पानीपत को भी इंक्लूड कर लें तो मुगल तो गए ही, मराठे भी कमजोर हो गए। इस सारी परिस्थिति का, इस सारे सिनेरियो का जो लाभ मिला वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिला था। तो इस राजनीतिक जीवन की विशेषता को आपको इसी तरीके से समझना है, और ये कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है। इसको यदि आप याद रखेंगे कि ये राजनीतिक जीवन की विशेषता थी, तो 18वीं शताब्दी के जो भी वाद विवाद के प्रश्न हैं उसको आपको लिखने में कोई दिक्कतें नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब नेक्स्ट हो जाएगा जो 18वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक जीवन की विशेषता थी। तो सामाजिक जीवन की क्या क्या विशेषता थी और किस तरीके से चीजें थी, वो आप ध्यान से देखेंगे। जिस तरीके से राजनीतिक जीवन की विशेषता को आपने देखा है, ठीक उसी तरीके से सामाजिक जीवन की विशेषता को भी आप ध्यानपूर्वक सुने। तो नेक्स्ट हो जाएगा सामाजिक जीवन की विशेषता। नेक्स्ट हो जाएगा सामाजिक जीवन की विशेषता। सामाजिक जीवन की विशेषता। तो जब हम किसी काल विशेष में सामाजिक जीवन की विशेषता की बात करते हैं या सामाजिक जीवन के पक्षों पर ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले इसमें चर्चा का बिंदु क्या क्या होता है, समाज के किन किन पक्ष को जानना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था, ये हमें देखने की जरूरत होती है। जो समाज था उस समय का स्वरूप, और स्वरूप के आधार पर समाज दो ही प्रकार का हो सकता है। एक समाज हो सकता है मातृ सत्तात्मक समाज हो सकता है स्वरूप के आधार पर, और दूसरा हो सकता है पितृ सत्तात्मक समाज हो सकता है स्वरूप के आधार पर। तो एक ये देखना होगा हमें। दूसरा, स्वरूप के साथ साथ समाज में जो वर्ण और जाति की व्यवस्था थी, वर्ण और जाति प्रथा, ये किस प्रकार के था, यह हमें देखना है। वर्ण और जाति के बाद जो समाज का प्रमुख पक्ष होता है वह होता है समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो समाज में महिलाओं की स्थिति 18वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था, तो महिलाओं की स्थिति क्या थी वो हमें देखना है। महिलाओं की स्थिति के बाद जो है चौथा जो सेक्शन हो जाता है, समाज का एक प्रमुख पक्ष होता है जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा। तो शिक्षा किस तरह के 18वीं शताब्दी के समाज में थी वो हमें देखना है। और फिर इस समाज में हम लोग देखेंगे कि जो खान पान था ये भी समाज का पक्ष होता है, खान पान होता है। जो वेशभूषा होता है ये भी समाज का पक्ष होता है। जो मनोरंजन के साधन होते हैं, मनोरंजन के साधन, ये भी समाज का पक्ष होता है। तो इस तरीके से हमें इसमें जानने की जरूरत है। तो खासकर खान पान वेशभूषा तो जो मध्यकाल में थे वो कमोबेश अभी भी रहेंगे उसमें भी, लेकिन जो मूल चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे कि सामाजिक जीवन में कि सबसे पहला पॉइंट जो है कि उस समय के 18वीं शताब्दी का जो समाज था वो किस तरीके का समाज था। तो 18वीं शताब्दी के जो भारतीय समाज का स्वरूप था, इस भारतीय समाज का जो स्वरूप था वह पितृसत्तात्मक समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। संपूर्ण भारत की बात करेंगे पितृसत्तात्मक समाज था। केवल केरल का जो मालाबार तट है, केरल इसका अपवाद हमें मिलता है। केरल इसका अपवाद मिलता है जहां पर मातृ सत्तात्मक समाज हमें देखने को मिलती है, मातृ सत्तात्मक समाज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्वरूप के आधार पर ऑल ओवर उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो और पश्चिम भारत हो, हर एक जगह पर ये प्रतिशतात्मक स्वरूप का समाज था। केवल केरल के तटीय क्षेत्र मालाबार में ये हमें मातृसत्तात्मक समाज का स्वरूप दिखाई देता है। दूसरा, जो 18वीं शताब्दी के समाज में जब हम लोग वर्ण या जाति की बात करते हैं, तो वर्ण और जाति को भी हमें दो संदर्भ में देखना है। उस समय के भारतीय समाज के दो वर्ग में,
कि एक इस संदर्भ में मुस्लिम समाज की क्या दशा थी, एक इस संदर्भ में मुस्लिम समाज की क्या स्थिति थी, और दूसरा इस संदर्भ में जो हिंदू समाज था, तो हिंदू समाज की क्या इस संदर्भ में स्थिति थी। यह हमें दो सेक्शन से बांटकर देखना है। तो जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं 18वीं शताब्दी में, तो हिंदू समाज जो था यह भी था कि वर्ण और जाति के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित था। पहला, वर्ण और जाति के आधार पर यह कई श्रेणियों में विभाजित था। वर्ण और जाति के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित था। सबसे पहला, वर्ण और जाति के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित था। हिंदू समाज में भी क्या था कि जाति प्रथा का नियम काफी कठोर था। जाति प्रथा का जो नियम था उस समय का, जाति प्रथा का नियम कठोर था। और जाति प्रथा का जो नियम कठोर था, बेसिकली उस समय की जो स्थानीय पंचायतें हुआ करती थी, जो स्थानीय पंचायतें हुआ करती थी, जो आज भी ग्रामीण समाज में खाप पंचायत के रूप में आपको देखने को मिलता है, स्थानीय पंचायतें समाज का नियमन करती थी। समाज का नियमन कि किस तरीके से समाज चलेगा, समाज का नियमन करना, इनका स्थानीय पंचायतों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और जाति प्रथा का कठोर नियम था। जाति और वर्ण के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित था। इसमें जो समाज का पक्ष होता है, एक इसमें छुआछूत की भावना का प्रचलन था, छुआछूत की भावना का प्रचलन था। इसी तरीके से इसमें जो अंतरवर्ण विवाह होता है, तो अंतरवर्ण विवाह की मनाही थी, अंतरवर्ण विवाह का प्रचलन नहीं था, अंतरवर्ण विवाह का प्रचलन नहीं था। और हिंदू समाज में भी क्या था कि कुल मिला के आप देखेंगे तो ऊपरी वर्ण की तुलना में, ऊपरी वर्ण की तुलना में, ऊपरी वर्ण की तुलना में जो निचले वर्ण के लोग थे, निचले वर्ण के लोग थे, इनकी दशा ज्यादा खराब थी। ऊपरी वर्ण में तो थोड़ी बहुत आपको कुछ दिखाई भी देगा, लेकिन निचले वर्ण के लोगों की स्थिति ज्यादा खराब थी, क्योंकि इन्हें जाति प्रथा के और अन्य चीजों का जो सामाजिक नियम था, इनको बड़े ही कठोरता से फॉलो करना होता था। और एक तरीके से जो व्यवसाय था, वह जो समाज में व्यवसाय होता है, तो व्यवसाय बेसिकली इस समय भी जन्मजात ही निर्धारित है, या कि जन्म के आधार पर ही व्यवसाय का निर्धारण। यानी कि यदि कोई कुंभकार के घर में जन्मा तो वही कुंभकारी करेगा, कोई सुनार के घर में जन्मा तो सुनारकारी करेगा, कोई लोहार के घर में जन्मा तो लोहारकारी। जन्मजात जो व्यवसाय था वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हिंदू समाज की विशेषता। मुस्लिम समाज को भी आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज में भी कमोबेश हिंदू समाज के जैसा ही यहाँ पर क्या था, यह समाज भी नस्ल और वर्ण के आधार पर, नस्ल के आधार पर, वर्ण के आधार पर और जाति के आधार पर विभाजित था। जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, कबीले के आधार पर इसमें विभाजन हमें देखने को मिलता है। तो जिस तरह से हिंदू समाज वर्ण और जाति के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित था, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समाज भी नस्ल के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, कबीले के आधार पर कई श्रेणियों में विभाजित थे। और इसमें भी क्या था कि मुस्लिम समाज में भी उच्च वर्ग थे और निम्न वर्ग थे। तो उच्च वर्ग में जो थे ना, शरीफ मुसलमान आते थे, शरीफ मुसलमान। उच्च वर्ग में कौन आते थे? शरीफ मुसलमान आते थे मुस्लिम समाज में। और निम्न वर्ग में इसमें भी कौन आते थे? तो अजलाफ मुसलमान आते थे, अजलाफ मुसलमान आते थे। ये कभी कभी पूछा जाता है पीटी में, अजलाफ मुसलमान आते थे। जिस तरीके से हिंदू समाज में उच्च वर्ण के लोगों की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक थी सामाजिक दृष्टिकोण से, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में जो शरीफ मुसलमान थे उनकी स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी थी। और जो अजलाफ मुसलमान थे, तो जिस तरीके से हिंदू समाज में निम्न वर्ग के लोगों की दयनीय दशा थी, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समाज में भी जो अजलाफ वर्ग के लोग थे, इनकी दयनीय दशा थी। तो इस तरीके से भारतीय समाज का जो स्वरूप था और जो वर्ण जाति था, किस तरीके से चीजें थी, विशेषता, वो आपने इसमें जान लिया है। अब समाज का जो सबसे प्रमुख पक्ष हो जाएगा, जो 18वीं शताब्दी का समाज है, इसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो महिलाओं की ऑल ओवर स्थिति को जब हम देखेंगे, महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति हमें सामान्य तौर पर ऑल ओवर जब हम भारत की बात करेंगे, कहीं एक दो जगह थोड़ी बहुत यदि अंतर को छोड़ दिया जाए, तो ऑल ओवर जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही, महिलाओं की स्थिति क्या थी? 18वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी।
और बहुत ही दयनीय क्या थी, तो 18वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज है, खासकर उत्तर भारत में जो समाज है, उत्तर भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा का प्रचलन ये था। ना केवल पर्दा प्रथा का प्रचलन था, बल्कि इसमें बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। बहुपत्नी, एक से अधिक पत्नी रख, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन। बहुपत्नी प्रथा के साथ साथ क्या था कि बाल विवाह का भी प्रचलन था। खासकर राजपूतों में और उत्तर भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह के साथ साथ क्या था कि बालिका हत्या का भी प्रचलन था। बालिका हत्या, जिसको नर हत्या कह सकते हैं, बालिका हत्या का प्रचलन था। दहेज अधिक होने के कारण बार बार जो विदेशी आक्रमण होते थे, इसके कारण क्या था कि बाल विवाह का भी, बालिका हत्या भी प्रचलन में हो चुका था। फिर इस समय आप देखेंगे कि नर बलि प्रथा का भी प्रचलन था। नर बलि प्रथा का प्रचलन था। ना केवल नरबली प्रथा का प्रचलन था, बल्कि विधवा विवाह पर रोक था। विधवा विवाह पर रोक था। हालांकि कुछ शासकों ने इस दिशा में प्रयास किए थे विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने का, लेकिन उनको उसमें खास सफलता नहीं मिली। विधवा विवाह के साथ साथ क्या था कि सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती प्रथा का, सती प्रथा के साथ साथ क्या था कि दहेज प्रथा का भी प्रचलन था। दहेज प्रथा का प्रचलन था। और दहेज प्रथा के साथ साथ आप देखेंगे एक तरीके से क्या था कि इन तमाम प्रथाओं के प्रचलन होने के कारण स्त्री शिक्षा का बिल्कुल ही अभाव था। स्त्री शिक्षा की कमी थी, बिल्कुल ही कमी थी। तो स्त्रियों के संदर्भ में जो 18वीं शताब्दी का भारत है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब 18वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष को आप जान जाएंगे, तब आप जान पाएंगे आखिर भारत में पुनर्जागरण की जरूरत क्या थी, जिसको आप धार्मिक सामाजिक आंदोलन कहते हैं, जो 19वीं 20वीं शताब्दी में चलाया गया। पुनर्जागरण की क्या जरूरत थी, क्यों हम सभ्यता के दौर में यूरोपीय से पीछे रह गए, अब आप इसको समझ पाएंगे, तुलना कर पाएंगे। क्योंकि यूरोपीय लोग जब भारत आए थे तो वहाँ सामंतवाद का पतन हो चुका था, वणिकवादी विचारधारा से आगे निकल चुके थे, धर्म युद्धों ने उनके मानसिकता का विकास कर दिया था, पुनर्जागरण की घटनाएं हो चुकी थी, भौगोलिक अन्वेषण हो चुका था, धर्म सुधार आंदोलन हो चुके थे। इन तमाम चीजों से यूरोप आधुनिकता के दहलीज पर आ चुका था। और अब आप देखिए आपके समाज में जो समाज का स्वरूप था वो मैंने आपको बताया। जो कुल मिलाकर हिंदू और मुस्लिम समाज के दो सबसे प्रमुख तबके थे, उनके समाज की क्या दशा थी, और अब महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें से 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसी महिलाएं भी मिलेंगी जो शासन करते हुए आपको दिखाई देंगी। जैसे इंदौर की जो अहिल्याबाई होलकर हैं, अहिल्याबाई होलकर ने काफी लंबे समय तक शासन किया था। इस तरह की भी स्त्रियां मिलती है अहिल्याबाई होलकर जैसी, जो 1766 से लेके 1799 तक शासन करती हैं, अहिल्याबाई होलकर इंदौर की। लेकिन इस तरह का रेयर है, अपवाद है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे सती प्रथा को रोकने का भी कई शासक के द्वारा प्रयास किया जाता है, विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाता है, जो दहेज प्रथा था उनको भी कई शासकों के द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर उनको सफलता लगभग नहीं के बराबर मिलती है। तो 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज और उसमें जो महिलाओं की स्थिति थी, यही पॉइंट आपको याद रखना है। कितनी की दयनीय दशा थी कि पर्दा में रहना है, बहुपति प्रथा यानी कि बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा, बाल विवाह, इसके कारण शिक्षा अवरुद्ध हो गया, बालिका हत्या होती थी, नर बलि होती थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, सती प्रथा की चीजें थी, आपने देखा होगा, और इसीलिए सती प्रथा के विरुद्ध कानून सब बनेगा। दहेज प्रथा का प्रचलन था, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा का भी समाज में प्रचलन था। महिलाएं भी दास प्रथा यानी दासी के रूप में काम करती थी, और पुरुष दास, स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के दासों का हमें जिक्र मिलता है। तो ये हो गया। तो सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या चीजें स्मरण में रखनी है, तो सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में जो आपको स्मरण में रखने वाली चीजें हैं, तो वो सबसे पहले आपने देखा कि समाज का स्वरूप क्या था, ये आपने देख लिया है ऑल ओवर। समाज में वर्ण और जाति की क्या स्थिति थी, ये ऑल ओवर आपने देख लिया है। समाज में जो महिलाओं की दशा थी, ये ऑल ओवर आपने देख लिया है। और समाज का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि 18वीं शताब्दी के समाज को देखेंगे, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या स्थिति थी वो आप ध्यान से देखेंगे। शिक्षा
के दृष्टिकोण से, 18वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था उसका शिक्षा के दृष्टिकोण से। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज में जो शिक्षा था, तो शिक्षा का जो मूल विषय था, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। शिक्षा का जो मूल विषय था वह विषय क्या था? तो शिक्षा जो होता था इसमें मूल रूप से धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। धर्म दर्शन और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। धर्म दर्शन और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा में गणित का, शिक्षा में गणित का, विज्ञान का, शिक्षा में गणित का, विज्ञान का और भूगोल का कोई खास स्थान नहीं था। जो आपको विकसित कर सकता है इसका कोई खास स्थान नहीं था, यानी कि खास स्थान नहीं था, सब्जेक्ट के रूप में ये नहीं था। तो धर्म दर्शन और साहित्य की शिक्षा, जो भी शिक्षा थी वो धर्म दर्शन और साहित्य के रूप में दिया जाता था। लेकिन गणित और विज्ञान और भूगोल विषय से संबंधित शिक्षाओं का क्या था? काफी अभाव था। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन यह भी है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय समाज जड़ भी नहीं था। शिक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय समाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय समाज जड़ भी नहीं था, जड़ भी नहीं था, जड़ भी नहीं था, जड़ भी नहीं था। मंथर गति से ही सही, मंथर यानी धीरे धीरे, मंथर गति से ही सही, मंथर गति से ही सही, परंतु इसमें प्रगति चल रही थी, परंतु प्रगति की ऐसा जरूर कहा जा सकता है। यानी कि 18वीं शताब्दी की शिक्षा की जो भी कमियां, लेकिन पूरी तरीके से जड़ नहीं था, मंथर गति से ही सही परंतु उसमें प्रगति जारी थी। और इस प्रगति जारी होने का जो आपको प्रमाण मिलता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में उर्दू साहित्य का विकास हुआ था। उर्दू साहित्य का विकास हुआ था और उर्दू साहित्य के विकास में उत्तरवर्ती मुगल शासक जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इस मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में काफी उर्दू साहित्य का विकास हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में। ठीक इसी तरीके से आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो मलयालम साहित्य का विकास हुआ था, मलयालम साहित्य का। और मलयालम साहित्य का विकास केरल के जो शासक थे, जो मैंने पहले भी बताया था, राजा राम वर्मा, राजा राम वर्मा, और इनके जो आगे थे राजा मार्तंड वर्मा। तो राम वर्मा और मार्तंड वर्मा के संरक्षण में मलयालम साहित्य का विकास हुआ था। ये ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। और इस समय मलयालम साहित्य के जो प्रमुख कवि थे उनका नाम था कुंचन नाम्बियार। कुंचन नाम्बियार जो थे वो मलयालम साहित्य के जो थे प्रमुख कवि थे मलयालम साहित्य के। ना केवल मलयालम साहित्य का विकास हुआ था बल्कि इस समय आप देखेंगे तो तमिल साहित्य का भी विकास हुआ था। तमिल साहित्य में भी विकास की प्रवृत्ति दिखाई देती है। और तमिल साहित्य में इस समय एक प्रमुख कवि हैं जिनका नाम है तयु मानवर। तमिल साहित्य में तयु मानवर एक प्रमुख कवि हैं और तयु मानवर के द्वारा तमिल साहित्य में एक काव्य लिखा गया जिसको सित्तर काव्य के नाम से जाना जाता है। सित्तर काव्य के नाम से जाना जाता है। न केवल तमिल में बल्कि इस समय जो है सिंधी साहित्य का ये स्वर्णकाल माना जाता है। सिंधी भाषा और साहित्य के लिए ये स्वर्णकाल माना जाता है। और सिंधी भाषा और साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस समय जो सचल और शामी थे, सचल और शामी सिंधी भाषा के प्रमुख कवि थे। सचल और शामी सिंधी भाषा के प्रमुख कवि थे। और इसी समय सिंधी भाषा में ही शाह अब्दुल लतीफ ने, सिंधी भाषा में ही शाह अब्दुल लतीफ, सिंधी भाषा में शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा जो है एक काव्य लिखा गया जिसको हम लोग रिशालो काव्य कहते हैं। रिशालो काव्य कहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा रिशालो काव्य लिखा गया। और इसी तरीके से यह पंजाबी भाषा के विकास का भी समय है। पंजाबी भाषा में भी इस समय क्या है कि जो प्रसिद्ध कवि वारिस शाह है पंजाबी भाषा में, यहाँ पर वारिस शाह के द्वारा जो है हीर रांझा काव्य लिखा गया। हीर रांझा काव्य लिखा गया। और इस समय यदि आप देखेंगे तो गुजराती भाषा का भी विकास होता है, पूर्वोत्तर में असमिया भाषा का विकास होता है। तो इस तरीके से हालांकि साहित्य के जीवन की जो विशेषता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि साहित्य में या शिक्षा में धर्म दर्शन और साहित्य का प्रमुख स्थान था,
इसमें विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों का जो है सो प्रमुख स्थान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा के दृष्टिकोण से भारत जर नहीं था, मंथर गति से ही सही परंतु उसमें प्रगति जारी थी। तो उर्दू साहित्य का जो काल, उर्दू साहित्य के दृष्टिकोण से मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी विकास हुआ था। मलयालम भाषा के लिए केरल के शासक जो राम वर्मा और मार्तंड वर्मा थे, वो इस समय कुंचन नाम्बियार मलयालम कवि थे प्रमुख रूप से। फिर इस समय न केवल मलयालम बल्कि तमिल का भी विकास होता, और तयु मानवर इस समय के सर्वश्रेष्ठ तमिल कवि जिन्होंने सित्तर काव्य की रचना की। सिंधी भाषा के लिए जो है ना, एक तरीके से सिंधी भाषा के लिए यह स्वर्ण काल के रूप में है। सचल और शामी सिंधी भाषा के प्रमुख कवि थे। शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया जिसको रिशालो काव्य कहते हैं। पंजाबी भाषा के विकास का भी इस समय का प्रमुख समय था। तो वारिस शाह ने पंजाबी भाषा में हीर रांझा महाकाव्य लिखी और गुजराती और असमिया भाषा का भी विकास हुआ। कुल मिला के ये जो मैंने फैक्ट आपको बताया है, ये आपके पीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है, यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए, इसको याद रखेंगे। लेकिन इस साहित्य के जीवन में क्या था कि जो सबसे बड़ी कमी थी शिक्षा की, जो सबसे बड़ी कमी थी शिक्षा की कमी। तो शिक्षा की जो सबसे बड़ी कमी थी, जैसे आपने पहले ही देखा कि शिक्षा में भूगोल को स्थान नहीं दिया गया था, शिक्षा में भूगोल को स्थान नहीं दिया गया था, शिक्षा में गणित को स्थान नहीं दिया गया था, और शिक्षा में विज्ञान का स्थान नहीं था। धर्म ओरिएंटेड शिक्षा थी। और साथ ही साथ क्या था कि पिछले 200 वर्षों में भारत में ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी। पिछले 200 वर्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, पिछले 200 वर्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी, कोई खास प्रगति नहीं थी। और यही भारत सभ्यता के दौर में यूरोपियों से पिछड़ गया था, क्योंकि इसी 200 वर्षों के दौरान में, इसी 200 वर्षों के दौरान में यूरोप में कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे, कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे, और उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी काफी अधिक विकास हो चुका था। औद्योगिक क्रांति के आ जाने से, चूंकि 1760 से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है, औद्योगिक क्रांति एक टेक्निकल क्रांति भी थी, उसमें कई सारे टेक्नोलॉजी का उस समय आविष्कार हुआ। तो यूरोप इस 200 वर्षों में, जहां भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा रहा, यूरोप इस 200 वर्षों में विज्ञान प्रौद्योगिकी, गणित, भूगोल के क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका कि भारत को उसने संस्कृति के दौर में पछाड़ दिया। और भारत का जो विजय यूरोपियों की थी, वह केवल एक अस्त्र का विजय नहीं था, एक हथियार का विजय नहीं था, बल्कि जो भारत 200 वर्षों में सभ्यता और संस्कृति के दौर में पिछड़ चुका था, और उन 200 वर्षों में यूरोपीय जो सभ्यता और संस्कृति के दौर में काफी आगे निकल चुके थे, इन्हीं दोनों के बीच का जो गैप था, उसने भारतीयों की पराजय को सुनिश्चित किया और यूरोपियों की विजय को निश्चित कर दिया था। ये क्रक्स है यहाँ का, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो शिक्षा वाला, लेकिन इसके बावजूद भी सांस्कृतिक जीवन जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, तो सांस्कृतिक जीवन की जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 18वीं शताब्दी की, जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी 18वीं शताब्दी की? तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इस समय भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इस समय भारत में सांप्रदायिकता जैसे कोई विचारधाराएं हमें दिखाई नहीं देती है। सांप्रदायिकता जैसी कोई विचारधारा नहीं, जैसी कोई विचारधारा नहीं थी। हिंदू और मुसलमान लगभग एक साथ रहते थे, हालांकि कई बार आपस में लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, इससे इनकार नहीं किया जाता। मध्यकाल में भी शासक लड़ते थे, धर्म के नाम पर भी लड़ते थे, लेकिन इस तरीके का जो आधुनिक अर्थों में सांप्रदायिकता का हम बोध लेते हैं, उस तरह की सांप्रदायिकता की कोई विचारधारा नहीं थी, जो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सुख दुख में ये लोग भागी जरूर बनते थे। तो कुल मिलाकर यहाँ से एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि सांप्रदायिकता भारत के 18वीं शताब्दी में नहीं थी, भारतीय समाज में इसकी जड़ें नहीं थी, तो फिर इस सांप्रदायिक विचारधारा की जो जड़ें हैं, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोपी गई। इसकी जड़ें कौन लाया? इसकी जड़ें जो है भारतीय समाज में ब्रिटिश
सरकार द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा ये लाया गया, क्योंकि वो अपने आप को भारत में लंबे समय तक स्थिर रखना चाहते थे। भारत का सामाजिक सांस्कृतिक शोषण करना उनका मुख्य ध्येय था। इसके लिए ज़रूरी था कि भारतीय समाज जाति के नाम पर आपस में लड़े, धर्म के नाम पर आपस में लड़े, संप्रदाय के नाम पर लड़े, क्षेत्र के नाम पर लड़े, भाषा के नाम पर लगे। इन तमाम तरीकों से भारतीय समाज को लड़ाने, अंदर से तोड़ने, अंदर से जर्जर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही भारत में सांप्रदायिक बीजारोपण को सूत्रपात किया गया, और जिसकी परिणति हमें आकर दिखाई देती है 1947 में, जब देश का विभाजन होता है सांप्रदायिकता के ही आधार पर। तो ये सांस्कृतिक जीवन की जो भारतीय समाज की विशेषता थी, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। यदि आप इस चीज को समझ जाएंगे तो फिर 18वीं शताब्दी के अब जो मैंने वाद विवाद के पहलू बताए थे आपको, उसको लिखने में मुझे नहीं लगता आपको कोई कठिनाई होगी। ये ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद जो 7वीं 18वीं शताब्दी के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन बचता है, वो बचता है आर्थिक क्षेत्र में। तो 18वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज का आर्थिक जीवन है, इस आर्थिक जीवन के संदर्भ में जो है आर्थिक जीवन, इसके आर्थिक जीवन की जो विशेषताएं हैं पहले वो आप जान लीजिए। फिर इस संबंध में जो वाद विवाद का चीज है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आर्थिक जीवन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो जब हम कहीं पर आर्थिक जीवन की बात करते हैं, किसी काल के आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग कृषि पर बात करते हैं। कृषि के बाद जब हम लोग बात करेंगे तो किस पर बात करेंगे? कृषि के साथ ही जुड़ जाएगा जो किसानों की स्थिति थी उस समय कैसी थी। कृषि किसान जब होगा तो जाहिर सी बात है कि अगला पॉइंट इसमें हम लोग चर्चा करते हैं किसी भी काल की अर्थव्यवस्था में शिल्प और उद्योग उस समय किस प्रकार से प्रचलन में था, इस पर चर्चा करते हैं। जब शिल्प और उद्योग की चर्चा करते हैं तो हम लोग व्यापार वाणिज्य की चर्चा करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की चर्चा करते हैं। तो जब ट्रेड एंड कॉमर्स की चर्चा करते हैं तो इसमें दो चीजें होती है कि आयातित मद क्या था, यानी कि भारत आयात क्या करता था, आयातित मद, और दूसरा यहाँ से निर्यात की मद क्या थी, निर्यात कौन करते थे, क्या करते थे, वो हम लोग देखते हैं व्यापार वाणिज्य में। फिर हम लोग व्यापार संतुलन को देखते हैं कि व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था, व्यापार संतुलन। हालांकि आधुनिक संदर्भ में जो व्यापार संतुलन की अवधारणा है उसको हम 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज में या कहीं पर भी नहीं खोज सकते, लेकिन फिर भी यदि हम इसको आधुनिकता के थोड़े बहुत कसौटी पर परखें तो हम इसे देख सकते हैं। और कुल मिलाकर इस समय का जो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि क्या भारतीय 18वीं शताब्दी के समाज में पूंजीवाद के विकास का कोई दृष्टिकोण था, पूंजीवाद की कोई झलक आपको देखने को मिलती है, तो आपको इससे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या था कि जब हम लोग 18वीं शताब्दी के कृषि की बात करते हैं, तो कृषि के क्षेत्र में कोई खास प्रगति हमें नहीं दिखाई देती है। कृषि के क्षेत्र में कोई खास प्रगति हमें दिखाई दे नहीं देती, कोई खास प्रगति नहीं। और ये जो खास प्रगति नहीं हुआ था तो तकनीकी के क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं, और जो कृषि से संबंधित अन्य पहलू होता है उसके क्षेत्र में भी नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ था कि धीरे धीरे एक स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि गांव कुल मिलाकर अपने आप में इतना उत्पादन कर लेता था कि उसको बाहर से ना तो कोई चीज खरीदने की जरूरत पड़ती थी और ना ही बाहर भेजने की जरूरत होती थी। स्वावलंबी का अर्थ यही होता है। जैसे आधुनिकता के संदर्भ में यदि आप लिखेंगे, जैसे वर्तमान सरकार के द्वारा जैसे कि आत्मनिर्भर भारत योजना या आत्मनिर्भर भारत का एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत भी कुछ लगभग इसी प्रकार का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसको ब्रॉडर सेंस में लेंगे। आत्मनिर्भर भारत करता है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में हमें आयात कम से कम करना पड़े, ये इसका अर्थ है। हर एक क्षेत्र में हम निर्यात को प्रमोट करें। लेकिन जब हम 18वीं शताब्दी के स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें लगभग एक तरीके से गतिशीलता कम थी समाज में। सोशल जो डायनामिक्स कहते हैं, जो आज भारतीय समाज का सोशल डायनामिज्म है, वो 18वीं शताब्दी में नहीं था। समाज में गतिशीलता कम थी, कम कहना है
लोगों में मेल-जोल, खान-पान इस तरीके की चीज़ें कम थी, छुआ-छूत था तो डायनामिक वैसे ही कम हो जाएगा। तो एक बंद किस्म की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, यानी ग्राम अपने आप में इतना उत्पादन कर लेता था कि बाहर से उसको चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी और उत्पादित चीज़ वो लगभग बाहर भी नहीं भेजता था। आत्मनिर्भर भारत को थोड़ा बहुत इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं। दूसरा इस समय क्या था कि 18वीं शताब्दी का जो किसान था, तो इस किसान की इस समय क्या थी कि दयनीय स्थिति थी। किसानों की क्या थी 18वीं शताब्दी में दयनीय स्थिति थी, किसानों की दयनीय स्थिति थी। और किसानों की जो दयनीय स्थिति थी, यह क्यों था? उसका कारण क्या था कि कई सारे क्षेत्रीय राज्य का उदय हो चुका था। कई सारे जमींदारों के राज्यों के अधीन जमींदारों के अधीन होते थे। जमींदारों के साथ-साथ ये जागीरदारों के अधीन होते थे और जागीरदारों के साथ-साथ क्या होता था ठेकेदारों के अधीन होते थे। तो कुल मिलाकर ये एक हायरार्की सिस्टम था कि सबसे पहले क्या होता था कि ठेकेदार होते थे और इसके नीचे कौन हो जाएगा? किसान हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस किसान से अधिक वसूल करने का प्रयास करता था ठेकेदार। ठेकेदार ज़मींदार से जुड़ा होता था, ज़मींदार जागीरदार से और जागीरदार होता था राज्य से जुड़ा हुआ। तो शोषण का एक हायरार्कियल सिस्टम बन चुका था। अब मान लीजिए कि यदि ज़मींदार को जागीरदार ने कहा ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट से शासक को चाहिए एक्स उदाहरण के लिए। अब जागीरदार जो होगा वो क्या चाहेगा कि x1 यहाँ से लें, जो जमींदार होगा तो अब जागीरदार जमींदार को कहेगा वसूलने के लिए x1, तो वो x1 तो नहीं वसूलेगा, कम से कम वो x1 प्लस और कुछ वसूलेगा, x1 प्लस 1 वसूल ले, अपने लिए 1 एक्स्ट्रा वसूल ले। और जब वो जमींदार अपने लिए x1 प्लस 1 वसूलेगा तो फिर वो भी तो देता है ठेकेदार को, ठेकेदारी प्रथा भी प्रचलन में थी। तो ठेकेदार तो इतना ही नहीं वसूलेगा, वो अपने लिए भी कुछ रखेगा। तो ये x1 वसूल करेगा प्लस जो जागीर जमींदार का 1 है वो भी और अपने लिए भी 1 वसूल करेगा। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाता था। तो किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इनकी स्थिति के पास कुछ भी नहीं बचता था और बड़ा ही ये शोषण के शिकार थे। इसमें हर एक जो क्षेत्रीय हालाँकि कई सारे क्षेत्रीय राज्य जो थे जैसे बंगाल था, जो हैदराबाद था, जो अवध था, कई सारे शासकों ने किसानों को जो जमींदारों के द्वारा उत्पीड़ित किया जाता था, उसके विरुद्ध अगेंस्ट कदम उठाता है। कई आर्थिक सुधार के प्रयास भी किए जाते हैं बंगाल के शासक, हैदराबाद के शासकों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी इस संदर्भ में कोई खास प्रगति नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कोई खास प्रगति किसानों की स्थिति में नहीं होती है। तीसरा जो भारतीय समाज में उस समय के हस्तशिल्प और उद्योग था, तो भारत में उस समय हस्तशिल्प और उद्योग जो था, वो हमें बेहतर स्थिति में दिखाई देती है। हस्तशिल्प और उद्योग का हमें प्रचलन दिखाई देता है। तो इस स्थिति में इस समय आप देखेंगे कि जो बंगाल था, तो बंगाल में जो ढाका और मुर्शिदाबाद था, बंगाल में जो ढाका और मुर्शिदाबाद हो जाएगा। तो आज ढाका बांग्लादेश में और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, तो बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद जो था, ये वस्त्र उद्योग का केंद्र था, ये वस्त्र उद्योग का केंद्र था और 18वीं शताब्दी में भारतीय निर्यातों में सबसे प्रमुख योगदान वस्त्र का ही होता था। तो बंगाल में था, बिहार में इस वस्त्र का जो उत्पादन होता था, बिहार में वस्त्र का उत्पादन पटना में होता था, यहाँ पर भी वस्त्र उद्योग था। बिहार के बाद जब आप गुजरात चले जाएँगे, तो गुजरात में इसका जो उत्पादन होता था कई जगहों पर, सूरत में वस्त्र उद्योग था। सूरत के साथ-साथ जो अहमदाबाद था, तो सूरत के साथ-साथ अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग का विकास हुआ था। महाराष्ट्र में आप चले जाएँगे तो महाराष्ट्र में जो बुरहानपुर था या बुहरानपुर, तो बुहरानपुर में जो है सो उस समय वस्त्र उद्योग का प्रचलन था। तो कई जगहों पर आपको वस्त्र उद्योग दिखाई देगा और वस्त्र उद्योग के साथ-साथ क्या था कि कई जगह पर जहाज निर्माण उद्योग का भी प्रचलन में था। जहाज निर्माण उद्योग भी प्रचलन में था। जहाज निर्माण और जहाज निर्माण जो उद्योग प्रचलन में था, तो इसका निर्माण महाराष्ट्र में होता था जहाज निर्माण का। महाराष्ट्र के साथ-साथ ये आंध्र प्रदेश में होता था और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ बंगाल में भी जहाज निर्माण होता था। तो इसी के अलावा जो ना केवल सूती वस्त्र बल्कि जो मलमल का वस्त्र आप कहते हैं, तो मलमल के वस्त्रों का भी भारत में उत्पादन होता था। और जो पश्चिम बंगाल जिसको कहेंगे बंगाल कहेंगे, तो बंगाल में कई ऐसे केंद्र थे, जहाँ पर मलमल के वस्त्रों का उत्पादन होता था।
ये ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से जब हम विदेश व्यापार की बात करते हैं, 18वीं शताब्दी के विदेश व्यापार की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के विदेश व्यापार का जैसे मैंने बताया था कि आपको 2 संदर्भों में देखना है इस विदेश व्यापार को। तो जब हम 18वीं शताब्दी के विदेश व्यापार को 2 संदर्भों में देखते हैं। 18वीं शताब्दी का जो विदेश व्यापार है, 18वीं शताब्दी का विदेश व्यापार, तो 18वीं शताब्दी के विदेश व्यापार को 2 संदर्भों में यदि आप देखेंगे तो पहला एक होता है कि हम निर्यात क्या कर रहे थे, निर्यात क्या कर रहे थे, और दूसरा हम आयात क्या कर रहे थे और कहाँ से कर रहे थे, आयात क्या कर रहे थे और कहाँ से कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जो आयात की मद थी बेसिकली 18वीं शताब्दी के भारत में, तो हम आयात में मोती का आयात करते थे, मोती का आयात करते थे, और मोती के साथ साथ कच्चा रेशम, खजूर, मेवे सब का उत्पादन होता था। मोती, कच्चा रेशम का उत्पाद आयात होता था, खजूर का आयात होता था, खजूर के साथ साथ मेवे का आयात होता था, और ये सभी जो आयात होता था ये फारस खाड़ी के देशों से आयात होता था। फारस खाड़ी के जो देश होते थे वहां से, फारस खाड़ी के देश से, और फारस खाड़ी के देश के साथ साथ जो अरब प्रायद्वीप था, तो अरब प्रायद्वीप से हम उस समय कहवा का आयात करते थे, कहवा मंगवाते थे, सोना मंगवाया जाता था, कहवा मंगाते थे, सोना मंगाते थे, दवाएं मंगाई जाती थी, औषधि, ये अरब पेनिनसुला के देशों से, अरब प्रायद्वीप के देशों से हम मंगाते थे, अरब प्रायद्वीप के देशों से मंगाते थे। इसके अलावा हम जो है सो टीन का आयात करते थे। इस समय सिंगापुर से हम टीन का आयात करते थे, सिंगापुर से टीन का आयात करते थे। इंडोनेशिया द्वीप से जो है सो मसाला, इत्र, शराब का आयात करते थे, यानी कि जो मसाला है भारत में भी उत्पादन होता था, इसके बाद मसाला हुआ, शराब हुआ, इत्र हुआ, यानी सुगंधित पदार्थ, ये हम लोग जो है ना इंडोनेशिया से भारत आयात करता था, इंडोनेशिया से आयात होता था। अफ्रीका से हम लोग हाथी दांत का आयात करते थे, हाथी दांत इस समय अफ्रीका से आयात किया जाता था, और चीन और तिब्बत से भी कई सारी चीजें मंगाई जाती थी, चीन और तिब्बत से भी। तो भारत आयात भी कई सारा चीज करता था, और कहाँ से, तो मोती, कच्चा रेशम, खजूर, मेवे, फारस खाड़ी के देश के साथ, पर्शियन गल्फ, यानी कि यहाँ पर यदि आप एक मानचित्र बना लेंगे तो ये अफ्रीका हो जाएगा, ये लाल सागर हो जाएगा, ये प्रायद्वीपीय अरब हो जाएगा, ये पर्शियन गल्फ हो जाएगा। तो ये अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, अरब पेनिनसुला। तो अरब प्रायद्वीप के देशों से जो मंगाते थे, ये फारस की खाड़ी हो जाएगा, तो इस फारस की खाड़ी के सीमा से जो लगे देश थे उनसे हम मंगाते थे, और फिर ये अफ्रीका हो जाएगा। तो अफ्रीका से हम लोग हाथी दांत आयात करते थे, लेकिन हम आयात करते थे तो निर्यात भी हम बड़े पैमाने पर करते थे, और भारत उस समय विश्व के कुल निर्यात का लगभग 67% निर्यातों की आपूर्ति करती थी। विश्व में जो कुल निर्यात होता था उसका 67% भाग भारत आपूर्ति करता था। और अभी अभी की स्थिति में हम, मेरा विश्व व्यापार में कुल कितना योगदान है, 2.5% या 2% का योगदान। आप देखिए कितना डिफरेंसेज आ गया है। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार में हम 67% कंट्रीब्यूट करते थे, एक तरीके से मोनोपोली होती थी भारत की, लेकिन आज वही भारत का विश्व व्यापार में कितना योगदान है, 2% से लेके 2.5% तक है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो निर्यात हम करते थे, तो निर्यात भी हम कई सारे चीजों का करते थे। निर्यात जो हमारे यहाँ से होता था, तो सबसे प्रमुख मद जो थी निर्यात की, वो सूती वस्त्र था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि 18वीं शताब्दी के भारतीय निर्यात की प्रमुख मदें क्या थी, तो सूती वस्त्र थी। सूती वस्त्र के बाद जो हम लोग दूसरा निर्यात करते थे वो रेशम के कपड़ों का निर्यात करते थे, रेशम एवं मलमल के वस्त्र का निर्यात करते थे, रेशम एवं मलमल के वस्त्र का निर्यात करते थे, रेशम एवं मलमल के वस्त्र का। न केवल रेशम और मलमल के वस्त्र का, बल्कि जो लोहे का सामान होता है, तो लोहे के सामान का भी हम निर्यात करते थे। लोहे के सामान के साथ हम इस समय नील का निर्यात करते थे, नील के साथ साथ हम सोरा का निर्यात करते थे, सोरा के साथ साथ हम अफीम का निर्यात करते थे, अफीम के साथ साथ फसल में हम लोग
चावल का निर्यात करते थे, गेहूं का निर्यात करते थे, गेहूं के साथ साथ हम चीनी का निर्यात करते थे, चीनी के साथ साथ हम कई प्रकार के मसाले का निर्यात करते थे और इसी मसाला व्यापार के कारण यूरोपीय हमारे यहाँ भी आए। मसाला के साथ साथ जो है हम रत्न का निर्यात करते थे और रत्न के साथ साथ हम इस समय औषधि का भी निर्यात करते थे। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने पहले कहा हम आयात करते थे तो निर्यात भी बहुत करते थे और कुल विश्व व्यापार में उस समय हमारा 67% कंट्रीब्यूशन होता था ये। तो इस तरीके से सूती वस्त्र 18वीं शताब्दी के भारतीय निर्यात की सर्व प्रमुख मद थी। उसके बाद रेशम और मलमल के वस्त्र, लोहे के सामान, नील, चोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, मसाले, रत्न, औषधि और मसाले से संबंधित जो भी दालचीनी होता है, स्पाइसेस, सभी चीजों का हम लोग निर्यात करते थे। और इस हिसाब से यदि आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कुल विश्व के जो व्यापार में जो उस समय का जो टोटल वर्ल्ड ट्रेड होता था उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन कितना था? 67% था। और इस जो भारतीय निर्यात जाता था, इस निर्यात के बदले में भारत को बेसिकली विदेशों से सोना और चांदी आता था। सोना और चांदी बुलियन के रूप में सोना और चांदी आता था। और जो शाहजहां के शासन काल में बर्नियर आया था, उसने भी कहा है कि भारत जो है उस समय सोने और चांदी का एक प्रकार से कुंड था, यानी कि यहाँ पर जो भी सोना चांदी आ जाता था वो बाहर नहीं जाता था। तो कुल मिला के जब आप देख रहे हैं कि 67% वर्ल्ड ट्रेड में आपका कंट्रीब्यूशन है, तो यदि भुगतान संतुलन के कसौटी पर अब इसे परखें, इसका सीधा सा अर्थ है कि उस समय यदि भुगतान संतुलन जैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा तो भुगतान संतुलन किसके पक्ष में रहा होगा? भारत के पक्ष में रहा होगा। और आज आप देखेंगे कि भारत का जो भुगतान संतुलन होता है हमेशा लगभग नेगेटिव की स्थिति में होता है। तो ये और इसके साथ ही क्या था कि व्यापार का जो प्रचलन होता था, तो इसमें व्यापार में क्या था कि आर्थिक जीवन में अन्य चीजें भी प्रचलन में थी। वो अन्य चीजें क्या थी? तो इसमें चेक प्रणाली का भी प्रचलन हो चुका था भारत में। इस समय चेक प्रणाली का प्रचलन हो चुका था। सामानों की सुरक्षा और चेक की सुरक्षा के लिए हुंडी प्रणाली का प्रचलन हो चुका था। हुंडी एक प्रकार का दस्तावेज होता था जो सुरक्षा प्रदान करता था, चेक की या बीमा की सुरक्षा प्रदान करता था। बीमा जैसी व्यवस्था भी उस समय भारत में अस्तित्व में थी। बीमा जैसी व्यवस्था यानी कि जो प्राक पूंजीवादी व्यवस्था की जो प्राक पूंजीवादी चीजें होती है, यानी कि पूंजीवाद से पहले प्राक पूंजीवादी जो दृश्य होती है, प्राक पूंजीवादी दृश्य, वह हमें भारत में दिखाई देती है। वह हमें भारत में थोड़ी बहुत दिखाई देती है। प्राक पूंजीवादी दृश्य अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से थोड़ी बहुत दिखाई देती है। हालांकि इस आर्थिक जीवन पर जो है ना, ये जो अभी आपको मैंने बताया है, इस आर्थिक जीवन पर दो प्रकार के दृष्टिकोण है। इस आर्थिक जीवन पर दो प्रकार के दृष्टिकोण है। और इस आर्थिक जीवन पर जो दो प्रकार के दृष्टिकोण है उसमें क्या है? तो एक आर्थिक जड़ता का कॉन्सेप्ट है। आर्थिक जड़ता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आर्थिक अवरोध या पतन का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। और दूसरा जो है आर्थिक जड़ता का ना होके बल्कि आर्थिक स्थिरता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि विकास जड़ता, यदि विकास नहीं हो रहा था बहुत, तो जड़ता का भी स्थिति नहीं थी बल्कि स्टैग्नेंट स्थिति थी। तो जो इतिहासकार 18वीं शताब्दी के भारत को आर्थिक जड़ता का काल मानते हैं, उनका मानना है कि ये जो 18वीं शताब्दी का भारत है, ये कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, पहला कहते हैं। दूसरा कहते हैं किसानों की स्थिति दयनीय थी। तीसरा कहते हैं कि लूटपाट के कारण जो है ना व्यापार वाणिज्य का पतन हो चुका था। लूटपाट के कारण व्यापार वाणिज्य और उसके कारण उद्योग भी पतनावस्था में थी। जैसे कि आप देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है सो कई सारे क्षेत्रों को लूटा गया, नादिर शाह के द्वारा दिल्ली को लूटा गया, जाटों के द्वारा मथुरा आगरा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा गया, सिखों के द्वारा सरहिंद को लूटा गया और मराठों के द्वारा भी कई क्षेत्र को लूटा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस तरीके के लूटपाट की घटनाएं होती है की जाए और बार बार आक्रमण हो तो एक अराजक राजनीतिक वातावरण की स्थिति पैदा होती है। और उस अराजक राजनीतिक वातावरण में क्या होता है
कि व्यापार वाणिज्य में अवरोध उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है? व्यापार वाणिज्य में अवरोध उत्पन्न होता है, और जब व्यापार वाणिज्य में अवरोध उत्पन्न होगा तो शिल्प और उद्योग का भी पतन होगा। तो कुछ इतिहासकार इसे आर्थिक जड़ता का काल मानते हैं। कुछ हद तक यह सही भी है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरीके से जड़ता का भी काल नहीं था, क्योंकि आपको मैंने दिखाया है कि किस तरीके से हमारे यहाँ कई प्रकार के शिल्प उद्योग का प्रचलन था, विश्व व्यापार में हम कैसे करते थे। और जाहिर सी बात है कि कई सारी वर्जनाएं होने के बावजूद भी किस समय यह भी मान्यता था धार्मिक जीवन में कि समुद्र यात्रा नहीं करना है। समुद्र यात्रा बड़ा ही ये पाप माना जाता था और उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था जो समुद्र यात्रा कर लेता था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आपका व्यापार फारस की खाड़ी के साथ है, अरब के साथ है, अफ्रीका के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, सिंगापुर के साथ है। तो बिना ये समुद्री व्यापार के प्रचलन होने से संभव है नहीं। और जहाज निर्माण भी आपके यहाँ प्रचलन है, जो इस बात का संकेत है कि समुद्री व्यापार होता था। तो 18वीं शताब्दी में ये जो आर्थिक जड़ता का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत हद तक लागू नहीं होता है। कुछ हद तक जरूर लागू होता है, लेकिन बहुत हद तक लागू नहीं होता है, जो आपको मैंने बताया है। और आर्थिक स्थिरता का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी जो है सो एक तरीके से आप देखेंगे कि थोड़ा सा सत्य के ज्यादा नजदीक है। लेकिन फिर भी इस आर्थिक जड़ता और आर्थिक स्थिरता के बावजूद भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि मंथर गति से ही सही, आपको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करना है, इस पूरे पॉइंट को, कि मंथर गति से सही अर्थव्यवस्था में हमें विकास का स्थिति दिखाई देता है। उसमें पूंजीवाद के जो प्राक व्यवस्थाएं होती है उसकी उपस्थिति दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कि कई प्रकार के उद्योगों का प्रचलन है। दूसरा है कि समुद्री और स्थलीय व्यापार हो रहा है, सीमित रूप से ही लेकिन चल रहा है। साथ ही साथ क्या है कि हुंडी प्रथा का प्रचलन है, चेक प्रथा का प्रचलन है, बीमा प्रथा का प्रचलन है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एक प्राक औद्योगिक या प्राक पूंजीवाद की विशेषता होती है। इसी पर आगे चलकर पूंजीवादी औद्योगिक समाज का निर्माण होता है, जैसे कि यूरोप में हुआ था। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि एक इसमें और ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि चूंकि इस समय जो संपत्ति था, जो पूंजी था, वो बेसिकली क्या था, किसके पास था? इस समय की जो संपत्ति और पूंजी थी मूल रूप से सामंतों के पास थी। और सामंतों का जो जीवन था वो कैसा था? भोग विलास का जीवन था। सामंतों का जीवन कैसा था? भोग विलास का जीवन था। तो इस भोग विलास वाले जीवन वाले व्यक्ति से अर्थव्यवस्था में नियोजन का उम्मीद करना निरर्थक है, नियोजन का उम्मीद करना निरर्थक है। और इसलिए भारत में पूंजीवाद का विकास संभव नहीं था। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के पक्षधर हैं भारत में, ऐसे लोगों का मानना है। लेकिन इसमें यह भी सत्यता का अंश जरूर है कि यदि पूंजीपतियों के पास व्यापार वाणिज्य के बाद जो करने वाले थे उनके पास पूंजी कम थी और सामंतों के पास अधिक थी, तो इसका नियोजन कम से कम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सामंतों का जीवन भोग विलास का था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तर्क यह उत्पन्न होता है कि क्या ब्रिटेन भारत में आया तभी पूंजीवाद का विकास हुआ? तो इसका एक इतना सारा तर्क तो आपके पास आए जिस पर आप विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे एक यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है विश्व सिनेरियो से कि क्या विश्व में वे देश जहां पर ब्रिटेन नहीं गया वहां पर पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ? हुआ, पूंजीवाद का विकास कुछ विलंब से हुआ। हमारे संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार यदि नहीं आता, हमारा औपनिवेशिक शोषण नहीं होता, तो हो सकता है कि हम भी पूंजीवाद के दौर में प्रवेश कर जाते, पहले ही प्रवेश कर जाते, और भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था का स्वरूप कुछ और अलग होता। लेकिन इतिहास में जो घटनाएं घटित हो जाती है वो इतिहास का पाठ हो जाती है। लेकिन जो पूंजीवाद की जहां तक बात होती है तो भारत में प्राक पूंजीवाद के सभी तत्व उपस्थित थे। और यदि एक केंद्रीकृत सत्ता आ जाता और वह केंद्रीकृत सत्ता यदि एक नए तरीके से साम्राज्य का निर्माण करता, एक समान प्रशासनिक व्यवस्था, एक समान आर्थिक चीजें लागू हो जाती, तो जरूर भारत में ब्रिटिश सरकार के आने के बिना भी पूंजीवाद का विकास हो जाता। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि एक केंद्रीकृत सत्ता का विकास हो, जो भारत में उस समय दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि मराठे ऐसे कर सकते थे, लेकिन मैंने कई बार बताया कि मराठे भी उसी पतोन्मुख व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसका मुगल कभी भाग रह चुके थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा, और इस पर लेक्चर पर आधारित जो प्रश्न है वो अब आप लिखने का प्रयास करेंगे।
जो प्रारंभ में मैंने 3 प्रश्न आपको लिखने के लिए दिए थे, जो आपको इस लेक्चर के शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था। तो इसमें कौन-कौन सा प्रश्न है, उस प्रश्न को आप देख लीजिए और उस प्रश्न को आप लिखिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा और सबसे पहले जो प्रश्न है आप उसको फिर से एक बार देख लीजिए। मुझे लगता है कि अब आप लिखने की स्थिति में होंगे कि 18वीं शताब्दी के भारत को अंधकार युग के रूप में वर्णित करने में हम कहाँ तक सक्षम हैं, तर्क प्रस्तुत करें। तो डार्क एज सबसे पहले जब ऐसे प्रश्नों को आप लिखेंगे, तो डार्क एज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो और अंधकार युग का हम लोग समाज राजनीतिक जीवन के हिसाब से विश्लेषण करेंगे कि क्या राजनीतिक जीवन में अवरुद्ध था भारत, विकास की कोई प्रक्रिया नहीं थी? क्या सामाजिक जीवन में पूरी तरीके से जड़ता की स्थिति थी, विकास की प्रक्रिया नहीं थी? क्या आर्थिक जीवन में पूरी जड़ता की स्थिति थी? क्या सांस्कृतिक जीवन में पूरी जड़ता? उस हिसाब से आपको विश्लेषण करना होगा, तो आप इस प्रश्न को लिखिएगा। और इसी तरीके से जो दूसरा प्रश्न है कि क्या हम 1757 को माने या 1707 को? तो इस पर जो है इतिहास लेखन का कॉन्सेप्ट ये जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे आपको बताते जाएँगे। लेकिन कुल मिला के आप ये ध्यान में रखें यदि एक लाइन में कहें तो 1757 जो प्लासी का है ये अंग्रेजों के लिए यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत हो सकती है, आधुनिक काल की, हमारे लिए नहीं क्योंकि 1757 के बाद हमारे लिए एक काली रात की शुरुआत हो जाती है क्योंकि इसके बाद भारत का संगठित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दोहन शुरू हो जाता है। हम निष्कर्ष के रूप में औरंगज़ेब की मृत्यु से ही आधुनिक भारत की शुरुआत माने तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहीं से एक विकेंद्रीकृत सत्ता का उदय हो जाता है और परिस्थितियाँ चेंज होनी शुरू हो जाती है। ये एक डे लेकिन इस पर बहुत सारे एनालिसिस की ज़रूरत है। जैसे-जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगी, मैं आपको बताते जाऊँगा। और फिर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में पूंजीवाद का विकास अंग्रेज़ों का आगमन से ही संभव हुआ? विश्लेषण करें। तो इस प्रश्न को तो अब मुझे लगता है कि आप 100% लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये भी बताना होगा कि पूंजीवाद के विकास के लिए क्या आवश्यक तत्व होता है और फिर क्या वो तत्व भारत में विद्यमान था या नहीं था? और क्या अंग्रेज आए तभी पूंजीवाद का विकास हुआ या नहीं आते तो होता या नहीं होता? इन सारे चीज़ों का आपको विश्लेषण करके एक कंक्रीट कंक्लूजन निकालना है। तो आप लिख सकते हैं, हर एक एस्पेक्ट पर मैंने इस पर चर्चा कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा और मुझे कमेंट रहेगा, आपके कमेंट का इंतज़ार कि आप इस पर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और क्या चाहिए आपको। तब तक सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब अगले वीडियो से हम ब्रिटिश एक्सपेंशन जो है उसमें प्रवेश कर जाएँगे। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन में, कहाँ पर? तो एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा में हम आपको लिए चलेंगे। यानी कि जो आगे का क्लास होगा उसमें हम ब्रिटिश एक्सपेंशन में प्रवेश कर जाएँगे, ब्रिटिश विस्तार में प्रवेश कर जाएँगे। अगले लेक्चर से ब्रिटिश विस्तार में प्रवेश कर जाएँगे और जो ब्रिटिश विस्तार में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले दक्षिण भारत से शुरुआत करेंगे फ्रेंच आंग्ल प्रतिस्पर्धा से, फ्रेंच आंग्ल प्रतिस्पर्धा यहाँ से शुरुआत होगी और धीरे-धीरे हम लोग जाएँगे। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यह सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार का, एक प्लस कोर्स का और आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 49,500 का है और आप यदि मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे, तो 10% डिस्काउंट के बाद ये 44,550 का आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी ले सकते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ आप जीएस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर का ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है ये आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेफरल लेने के लिए हमारा कोड जो है सो यूज़ कीजिए प्लस कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए। और फिर आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ जाएँ और तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।